वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल और केवल क्वेश्चन बताऊंगा। जिन लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर का भी वीडियो चाहिए होगा, वो मुझे इस मेल आईडी पर क्या करें, मेल भेजें। कोई सा भी हेलो हाय कुछ भी लिख के हेलो हाय भेज सकते हो आप, या फिर दूसरा विकल्प है आपके पास, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें आप मुझे। और व्हाट्सएप में क्या भेजें, आप अपनी मेल आईडी मुझे, आप अपनी मेल आईडी भेज सकते हैं। उसके बाद ही आपको वो वीडियो अवेलेबल हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके गाइस, ओके, ये क्वेश्चंस हैं केवल और केवल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके 1920 यानी जो होने वाला एग्ज़ाम है। ये क्वेश्चंस हर साल काम आने वाले नहीं हैं, ये स्पेशली मैंने केवल निकाले हैं किसके लिए, इस साल होने वाले एग्ज़ाम के लिए, वो भी एमपी बोर्ड 2020 के लिए। ठीक है, देखते हैं चैप्टर वाइज दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आप क्या क्या देख लेना। एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें आपने देखा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये देख लेना आप। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, हिंदी इंग्लिश दोनों डिस्कस करूंगा मैं। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। अगला है फीचर्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। उसके अलावा उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं या अजम्पशंस। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये क्वेश्चन रिपीट करके बार बार पूछा जाता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या होता है। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। इस चैप्टर से आपसे क्या पूछा जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इनका अर्थ बताइए, दोनों का मीनिंग क्या होता है। उसके अलावा दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध समझाइए। अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अपवाद क्या क्या होते हैं, एक्सेप्शंस यानी ये नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, जिसको बोला जाता है क्या, घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम का अपवाद बताइए। उसके बाद है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर देखते हैं दोस्तों, डिमांड, मांग से आपसे क्या पूछा जा सकता है। पहला है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एग्जाम्पल, मांग के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए या समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं, मतलब मांग का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, गिव एग्जाम्पल, आप व्यक्तिगत मांग सूची से क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। या फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल से आप क्या समझते हैं, इसको भी उदाहरण सहित समझाइए, मतलब बाजार मांग सूची क्या है, इसके उदाहरण बताइए। उसके बाद है हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, मांग की लोच ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, उसमें से कोई एक विधि को आप समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है अगला चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर को मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं किया है, इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा, या तो व्हाट्सएप करिए या फिर आप मेल भेजिए मुझे उस मेल आईडी पर। अगला चैप्टर है सप्लाई, सप्लाई के लिए आप क्या करो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि व्हाट आर द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ सप्लाई, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब पूर्ति के आवश्यक तत्व समझाइए, हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश में व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम को समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की
लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, चाहे ये मांग हो या पूर्ति हो, दोनों में से किसी एक का पूछा जा सकता है कि पूर्ति की लोच की श्रेणियां समझाइए, या फिर उसमें से कोई बेलोचदार या पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार और इकाई लोचदार पूर्ति, इनमें से किसी एक का अर्थ पूछा जा सकता है कि बताइए क्या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के स्वरूप और कीमत का निर्धारण। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर के लिए। या फिर परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से जो बताया होगा उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही है। मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगे तो आप इतने प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके आंसर्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी मेल आईडी, या फिर मेल आईडी से ही आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कोई सा भी। उसके बाद है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपसे 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है मीनिंग ऑफ GDP MP, ये एम एक्स्ट्रा आ गया है दोस्तों, GDP MP है ये। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। क्वेश्चन हिंदी में क्या पूछा जा सकता है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है समझाइए। या फिर GDP FC यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय की विशेषताएं या महत्व बताइए, महत्व एक्चुअली इंपॉर्टेंस। उसके बाद है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, इनकम मेथड से कैलकुलेट जब हम करते हैं क्या नेशनल इनकम, तो क्या क्या प्रिकॉशंस यानी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हिंदी में कैसे पूछा जाएगा कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है हमें, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला है, इसमें 3 मेथड होते हैं हमको पता है राष्ट्रीय आय की गणना करने की, आय विधि, व्यय विधि और कुल उत्पाद विधि या उत्पाद विधि। उसके बाद है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कॉजेज ऑफ लो नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय धीमी होने के कारण, कम होने के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं उसके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है सजेशंस टू इम्प्रूव नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में कैसे इंक्रीमेंट यानी बढ़ाया कैसे जाए, इसके कुछ उपाय बताइए। उसके बाद अगला चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग, इससे क्या पूछा जा सकता है आपसे। मनी बैंकिंग में पहला क्वेश्चन है हाउ मनी हैज़ रिमूव्ड डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की समस्याएं क्या थी, उनको मनी ने कैसे दूर कर दिया है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। एक क्वेश्चन रिपीट पूछा जा सकता है, कौन सा, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम में क्या समस्याएं थी, वो क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और उसको दूर कैसे किया है मुद्रा ने, मनी ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर कर दिया है, इसका हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, हमको पता है मनी यानी मुद्रा के बेसिकली 2 फंक्शंस हम पढ़ते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आपको सेकेंडरी फंक्शन पे ज़्यादा फोकस रखना है, प्राइमरी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी इस वाले एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, उसके बाद है मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, एक्सप्लेन, मनी एक अच्छी सर्वेंट है लेकिन बुरी मास्टर है, ये एक्सप्लेन करने को आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, मुद्रा एक अच्छी सेविका परंतु बुरी स्वामिनी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मुद्रा के आपूर्तिकर्ता कौन कौन है, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी इन इंडिया, भारत में मनी सप्लाई कहाँ से होती है, कौन कौन करता है। उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस, आप चाहो तो छोड़ देना, वैसे इसको बोलते हैं तरलता पसंदगी, क्या है लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, आप छोड़ सकते हो या कर लेना, अगर हो जाए आपसे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है। प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक को कौन कौन से कार्य वर्जित हैं,
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य बताइए, या भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से काम नहीं कर सकता है। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स एक्सप्लेन। बैंक्स का मतलब यहाँ पे कौन से बैंक, कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक। हिंदी में पूछा जा सकता है साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है, इस कथन को समझाइए। या फिर इंग्लिश में पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, ऐसा पूछ सकते हैं। या हिंदी में पूछ सकते हैं साख निर्माण कैसे होता है, बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है क्रेडिट कंट्रोल से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। क्या, दो प्रकार की टेक्निक होती हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, उनमें से कुछ भी पूछा जाता है, CRR SLR और बहुत सारे हैं जो आपको पता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब में से कोई सा भी एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है, एक बार उसको देख लेना। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आय तथा रोजगार के निर्धारण चैप्टर में से आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, इनके बीच में अंतर क्या होता है, अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन APS एंड MPS, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कैसे पूछा जाएगा। बचत की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति, या औसत बचत प्रवृत्ति और औसत सीमांत प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है व्हाट इज है ये, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग से क्या आशय है। व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस, न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग करें तो इसमें एक पार्ट और जोड़ देंगे कि क्या न्यून मांग से आप क्या समझते हो, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या होते हैं, फिर उसमें जोड़ेंगे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट प्राइस, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। सेम क्वेश्चन है एक ये कीन्जियन थ्योरी, इसको आप छोड़ देना, कॉमर्स वाले नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन है सिलेबस में लेकिन आप छोड़ सकते हो। अगला है व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए कि उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं समझाइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति से क्या आशय है। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाई इज इट इक्वल टू नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय के बराबर क्यों होती है, इसके घटक आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कंपोनेंट वाला पोर्शन आप काट सकते हो। पूछा जाएगा व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, वाई इज इट इक्वल टू नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय के बराबर क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन दोस्तों गवर्नमेंट बजट, बजट चैप्टर बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, जिसका आना 99.99% तय है इस एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट क्या होते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, बहुत सिंपल, बहुत आसान, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और शीट्स वगैरह हैं इसमें, आप जानते हो, इसको भी एक बार देख लेना। उसके बाद है मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मेरिट डिमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्या प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं और प्रत्यक्ष कर के दोष, अप्रत्यक्ष कर की विशेषताएं या गुण और उसके दोष, डायरेक्ट टैक्स के फायदे नुकसान, इनडायरेक्ट टैक्स के फायदे नुकसान, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ बजट पूछे जा सकता है आपसे, कितने प्रकार का होता है बजट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट छोड़ देना आप, या एक बार देख लेना, उतना इम्पॉर्टेंट MP बोर्ड के लिए नहीं है। उसके बाद है बजट बनाने की प्रक्रिया भारत में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं डाला है, वो इम्पॉर्टेंट है क्या, एक क्वेश्चन इसमें लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के मध्य अंतर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक बार। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान संतुलन से क्या पूछा जा सकता है आपसे। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद है रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आने के क्वेश्चन 99% चांसेस हैं।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में असंतुलन आने के क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाते में क्या अंतर है। ये अपने अकाउंट वाले खातों से बिल्कुल अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये थे आपके इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने हैं प्रिपेयर। इसका सॉल्यूशन जिसको भी चाहिए वो क्या करेगा, मुझे या तो मेल करे, मेरी मेल आईडी है chartersacademy@gmail.com, या फिर मेरे नंबर 7208765682 पे क्या करो, अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू गाइज़, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।